नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तंत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है हेमंत जी आपका। ईरान इजराइल युद्ध में सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। किसका हथियार कौन सा है, आयरन डोम फेल हो गया, मिसाइल कौन सी दागी, क्लस्टर बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया इजराइल ने। लेकिन युद्ध के सबसे अहम पहलू पर अब तक चर्चा नहीं हुई है या होती हुई नजर नहीं आ रही। वो सबसे अहम पहलू है, युद्ध पैसे से लड़ा जाता है। बिना आर्थिक ताकत के या फिनेंशियल बैकअप के आप युद्ध में टिक नहीं सकते। खैरात में हथियार नहीं मिलते, खैरात में डिफेंस सिस्टम आपका नहीं चल सकता, खैरात में मिसाइलें नहीं आती। अब इस पहलू पर जब हम नजर डालते हैं तो ईरान की मिसाइलों को रोकने के चक्कर में इजराइल भिखमंगा होने की दहलीज पर खड़ा है। अभी हुआ नहीं है भिखमंगा, लेकिन होने की दहलीज पर खड़ा है। ये लिप सर्विस हम नहीं कर रहे हैं कि बस जुबानी जमा खर्च लफाजी कर रहे हैं। आंकड़े तस्दीक करते हैं, आंकड़े गवाही देते हैं कि इजराइल भिखमंगा होने की कगार पर खड़ा है। 50,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 50,000 कई छोटे देशों की जीडीपी नहीं होती। छोटे छोटे तमाम ऐसे देश हैं दुनिया भर में। 50,000 करोड़ रुपए शुरुआत के 8 दिन में स्वाहा हो गया है इजराइल का। 50,000 करोड़ स्वाहा हो गया। और अब इस बात पर तमाम ऐसे थिंक टैंक हैं जो मिडिल ईस्ट पर, इजराइल पर, इस संघर्ष पर, तनाव पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे कई थिंक टैंक ये आशंका जता रहे हैं कि इजराइल के पास क्या हथियार के लिए भी पैसा खत्म होने वाला है। इन्हीं सवालों को आंकड़ों और तथ्यों के साथ हम समझने की कोशिश करें। तो पहले एक बस आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी फिर हेमंत भाई उसके पीछे आपको एक एक आंकड़े आप तक लेकर के आएंगे। जंग में हर दिन 6,000 करोड़ खर्च कर रहा इजराइल। ईरान से जंग की वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान गिरकर 3.6% हुआ। 3.6 पर आ गया जीडीपी ग्रोथ रेट इजराइल का। और अभी कायदे से कहा जाए तो युद्ध की शुरुआत है। अभी अगर किसी ने रोका नहीं तो युद्ध पता नहीं कितना लंबा जाएगा, कब तक होगा और उसका अंजाम क्या होगा। उसके पीछे यही इकोनॉमिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं, अब आर्थिक संकट में भी बदलता जा रहा है। देखिए सेम बात ये लिखा है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिनाक के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। ये किसने कहा है? ये भी गौर करने वाली बात। ये किसी ईरान के ब्रिगेडियर ने, एक्सपर्ट ने नहीं कहा है। ये इजराइल के डिफेंस जो एडवाइजर, रक्षा सलाहकार रहे हैं, ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिनाक, उन्होंने कहा। बस अब हटा दीजिए, अब सीधा हेमंत भाई के पास चले। हेमंत जी, अगर ये आर्थिक दबाव है तो इस आर्थिक दबाव को इजराइल कितने दिन झेल पाएगा? उसकी जीडीपी, उसकी इकोनॉमी जितना हम लोग देख पा रहे हैं, उस कैलकुलेशन को जरा समझाइए कि कितने दिन ये दबाव झेल पाएगा। ये दबाव में तो बिखर जाएगा, भिखारी बन जाएगा, कपड़े उतर जाएंगे। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने केवल एक फिगर बताया है और जो ये फिगर है ये मैं दर्शक साथियों को क्लियर कर दूं कि ये केवल और केवल मिसाइलों का खर्च है जो इजराइल डेली हिट कर रहा है। एक हाँ, जो हाँ। जेट ईंधन है उस पे खर्च कर रहा है, बमबारी पे खर्च कर रहा है और अपने सैनिकों की तैनाती पर खर्च कर रहा है। ये वो खर्च है, ये क्लियर कर दूं मैं दर्शकों को। प्रतिदिन का 6,000 करोड़ का केवल ये खर्चा है, मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैन्य पदार्थ, इसका खर्च है। इसके अलावा सेना के अंदर और जो इस तरह के ऑपरेशन होते हैं लड़ाई के अंदर, इसके अंदर और बहुत सारे खर्चे। एयर डिफेंस प्रणाली आपकी एक एक उस पर कितनी लागत है, नंबर एक। नंबर दो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डैमेज हो रहा है लड़ाई के दौरान, वो उसको भी तो काउंट करोगे नुकसान के अंदर कि प्रतिदिन कितना आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर कितना नुकसान हो रहा है, उसको भी तो रिबिल्ड करोगे ना।
तो वो सारा अगर आप जोड़ेंगे तो ये 8 से 9 हजार करोड़ रुपए प्रतिदिन का खर्चा है इसराइल का। और इसराइल एक बहुत ही छोटा देश है, ये मत भूलिएगा। तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट थी उसकी इस साल की जो एक्सपेक्टेड थी वो 4.3% थी। जो इसराइल का विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, मैं और आशीष चित्रांशी ने कह रही, उन्हीं का अब ये मानना है, रिव्यू किया है कि अब ये 3.6% हो सकता है मौजूदा परिस्थितियों को लेकर। यानी कि इसराइल जैसे छोटे देश का 0.7% जीडीपी केवल 8 दिनों के संघर्ष के दौरान का फोरकास्ट है ये। अगर ये युद्ध 30 दिन चल गया फिर क्या होगा, अगर ये 2 महीने चल गया तो क्या होगा। तो मेरी बात आशीष भाई कुछ और है, मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूं। ये जो नेतन्याहू है, इनके लिए ये जो संघर्ष है, जो ये युद्ध इन्होंने छेड़ा है खुद चौधरी बन करके, जो अमेरिका का हिटमैन बन करके, ये सिर्फ सियासी नहीं है चुनौती उनके लिए। ये सियासी चुनौती उनके लिए सर्वाइवल की है कि वो अपना सर्वाइवल पॉलिटिकल कर पाएंगे नहीं, क्योंकि इसराइल के अंदर बहुत जबरदस्त उनके खिलाफ विरोध, उनके फैसलों के खिलाफ लगातार विरोध बुलंद होता जा रहा है, ये तमाम जगह से रिपोर्ट्स। उसके बाद नंबर 1 सियासी अस्तित्व, नंबर 2 सैन्य, उसकी क्या स्थिति है, सैन्य चुनौती, और तीसरी चुनौती जिसकी आज आपने बड़ा अच्छा किया, इस पे हमने टॉपिक लिया, आर्थिक संकट। ये तीनों चीज मिलकर के बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बनाते हैं किसी भी छोटे देश के लिए। बड़े देश तो फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे। ईरान देखिए आप कितने सालों से, 2015 से आज 2025 में आप 10 साल से इतने सीवियर सैंक्शंस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं, उसके बावजूद ईरान सर्वाइव कर रहा है। उसका परमाणु कार्यक्रम भी जारी रहा, उसने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बढ़ाई, चाहे भूखे मरे, लेकिन उन्होंने अपनी रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इनकी स्थिति आप देखिए कि 6,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन केवल ऑफेंस का खर्च है, डिफेंस का खर्च नहीं है इसमें सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली क्या है आशीष भाई, जब युद्ध होता है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी में गिरावट होती है, आपकी जीडीपी में उससे के कारण गिरावट होती है, और उस सारे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, फिर उसको रिबिल्ड करना, वो सारा एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है किसी भी युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद। दोनों चीजें साथ साथ चलती है। वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपको इमीडिएटली रिडू करना पड़ेगा, उस पर काम शुरू करना पड़ेगा। थोड़ा देर इंतजार कर सकता तो पैसा तो उसके लिए भी चाहिए, तमाम चीजें। अब सवाल यह है कि वित्त मंत्रालय जो इसराइल का है, उसने 2025 के लिए ग्रोथ रेट 4.3% बताया। अब उसने लेटेस्ट जो फिगर आया उसने 3.6% कर दिया। और पहले 2 दिनों में जो खर्च आया था ऑफेंसिव का, वो 12,500 करोड़ रुपए का था। इसीलिए आज 8वां दिन है, तभी हमने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है इसराइल अब तक। और स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना। यही स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा तो कुछ नहीं। कागजों में तो यही है। उसके पीछे क्या है वो तो हम बता चुके हैं कि ईरान के अंदर जो खमनई की छुट्टी करना है, उनकी जगह अपना कोई प्यादा बिठाना है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वार का कि इनका न्यूक्लियर जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको तहस नहस करना है। युद्ध के चौथे दिन ईरान के उसने इजराइल के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमारे पास बंकर बस्टर्स बम नहीं है, वो केवल अमेरिका के पास है, अमेरिका को आना चाहिए। और कल के शो में हमने बताया था कि बंकर बस्टर से भी काम नहीं चलेगा। बंकर बस्टर एक ही जगह एयरक्राफ्ट खड़ा करके B-2 बॉम्बर और एक ही स्पॉट पे कई कई बम मारने पड़ेंगे, उसकी स्थिति नहीं बन सकती, क्योंकि ईरान भी खाली नहीं बैठेगा। तो पूरा जो आपका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था वो कहीं ना कहीं डिफीट होता दिखाई दे रहा है, नंबर 1 बात। नंबर 2, इस युद्ध के अंदर अगर आप देखेंगे 2023 का रक्षा बजट देखिए आप इसराइल का, और आज 2025 है। 2023 में इसराइल का रक्षा बजट था आशीष भाई $15 अरब। आज 2 साल के अंदर उनका रक्षा बजट हो गया बढ़कर $31 अरब। डबल 2 साल के अंदर, मोर देन डबल। और जीडीपी का जो इसराइल का कुल जीडीपी है उसका 7% वो डिफेंस पे खर्च कर रहा है। भारत तो 2 भी नहीं करता, हमारे यहाँ तो 2% पे भी झगड़ा होता है, वो 7% खर्च कर रहा है। और आप हैरान रह जाएंगे, यूक्रेन के बाद अपना जो जीडीपी के परसेंटेज टर्म्स में अगर आप बात करेंगे तो यूक्रेन के बाद सबसे ज्यादा खर्चा इसराइल कर रहा है फिलहाल अपने डिफेंस के ऊपर। अब इसका अगर आप बारीकियों में जाएंगे बहुत, क्योंकि हम सिंपल भाषा में बात करते हैं उसको उलझाते नहीं। इसराइल अब तक जो है 400 से अधिक मिसाइल दाग चुका है ईरान के। अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसके हैं सारे थकने लगे, जिस तरीके से आयरन डोम थक गया, बाकी एडी सिस्टम जितने भी हैं, क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें भी गिर रही है वहां और हाइपरसोनिक भी लगातार गिर रही है।
तो इसका मतलब आपका एडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, आयरन डोम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। ये तो क्लियर हो गया, सारी पिक्चर्स बताती है, हाइफा से लेकर के तेल अवीव से लेकर के सब जगह पे इजराइल की मिसाइल वो गिर रही ईरान की। अब सवाल ये है कि अब इजराइल करेगा क्या? वो अमेरिका से एक्स्ट्रा फंडिंग मांगेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि देखिए, वो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का एक और रोल रहा है लगातार हिस्टोरिकली। इजराइल जो है बेसिकली मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का हिटमैन। हाँ। और वो बहुत में जिम्मेदारी के शब्द वो शब्द प्रयोग कर रहा हूं। अमेरिका उसको हर साल आयरन डोम और एयर डिफेंस, केवल दो के लिए, आयरन डोम को मेंटेन करने, अपग्रेड करने और एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए 4500 करोड़ रुपए की एनुअल मदद करता है हर साल, 4500 करोड़। और सैन्य मदद के नाम पर, आप बताइए, इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, सैन्य मदद के नाम पर अमेरिका उसको हर साल 30,000 करोड़ रुपया देता है, 30,000 करोड़ रुपए। इसको इजराइल फंड बोला जाता है, इजराइल फंड। यानी कि अमेरिका के बिहाफ पे मिडिल ईस्ट में जो भी खेल करने हैं वो इजराइल करता आया है। तो वो एक तरीके से उसका भाड़े का क्या है वो शब्द प्रयोग में नहीं करना चाहता। 4500 रुपए एडी के लिए, आयरन डोम के लिए, और 30,000 करोड़ रुपया इजराइल फंड के लिए। तो अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल तो 50,000 करोड़ ऑलरेडी खर्च चुका है, 50,000 करोड़ तो खर्च हो गया ना 8 दिन के अंदर। तो अब इजराइल क्या करेगा? इजराइल के पास ऑप्शन एक ही है कि जितना जल्दी हो सके इस युद्ध को खत्म करवाए। वो कैसे खत्म होगा? जब स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अचीव हो। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इजराइल के लोगों ने बता दिया, विदेश मंत्री ने बता दिया कि हमारे पास वो चीजें नहीं है, वो वेपनरी नहीं है जिससे हम ईरान का न्यूक्लियर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर सकते। उन्होंने तो कह दिया। अमेरिका आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, ट्रंप मुंह से मिसाइलें दाग रहे हैं। तो वैसी सूरत में क्या करेंगे आप? वैसी सूरत में यह कि जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करो, पिंड छुड़ाओ, या अमेरिका से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल और सैन्य मदद मांगो। तो सैन्य मदद और आर्थिक मदद देने में उनको दिक्कत नहीं, लेकिन इजराइल की जो स्थिति है वो कितने बुरे तरीके से प्रभावित हुई है वो देखिए आप। और दूसरा, जब आप सारा का सारा डिफेंस बजट 15 अरब से 31 कर दोगे तो आपका जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी शिक्षा है, क्या वो प्रभावित नहीं होगी? तो इजरायलियों के लिए ये दोहरी मार होगी एक तरीके से। युद्ध के ऊपर पैसे की वेस्टेज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह जाएंगे, रीडेवलपमेंट में पीछे रह जाएंगे, जो चीज नुकसान हुआ है, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें बेसिकली इजराइल की जो जनता है उसके लिए ये कॉस्ट है नेतन्याहू जैसे नेता को अपना प्रधानमंत्री चुनने की। तो आने वाले वो जो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो इजराइल ने जो ईरान के ऊपर जिस तरीके अटैक किया है अमेरिका की शह पर, वो उनके लिए आत्मघाती साबित होने जा रहा है, फाइनेंशियली भी, स्ट्रेटेजिकली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। ये मान करके चलिएगा, ये एकदम नई चीज है जो अब तक जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया, और ये सारा हमने डेटा के साथ अपने दर्शक साथियों से शेयर किया। मैं इसमें अभी, और जब इस फिनेंशियल स्ट्रक्चर पर हैं इसके, इजराइल को पिछले 74 साल में, मतलब इजराइल अस्तित्व में आया तब से, अमेरिका ने 305 बिलियन डॉलर की मदद दी है। 305 बिलियन डॉलर की मदद दी है अब तक। अमेरिका जिन देश, जैसे बांटता रहता है पैसे, अलग अलग देशों को देता है जो सहायता के नाम पर, दो तरीके की मदद देता है, एक सैन्य सहायता के नाम पर और एक इकोनॉमी में मदद करता है। दोनों अलग अलग पार्ट हैं। इजराइल, मिस्र, अफगानिस्तान, वियतनाम, यूक्रेन, इराक, साउथ कोरिया, यूके, इंडिया, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये टॉप की कंट्रीज हैं जो अमेरिका से पैसा लेती हैं, मतलब अमेरिका जिनको देता है। इसमें नंबर 1 पर हेमंत भाई इजराइल। और आप आंकड़े सुनिए, इजराइल के बाद दूसरे नंबर वाला की क्या स्थिति है। इजराइल को अमेरिका ने मिलिट्री, मतलब सैन्य मदद के रूप में 221 बिलियन डॉलर दिए हैं। 221, 1946 से 2024 तक 221.7 बिलियन डॉलर, सोचिए। और गैर मिलिट्री मदद वो 83 बिलियन डॉलर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? मिस्र आता है। सैन्य मदद 221.7 बिलियन डॉलर थी इजराइल को, और मिस्र को 93.9 बिलियन डॉलर।
मतलब नंबर 1 वाला 222 और नंबर 2 वाला 94, इतना अंतर है। 2.5 गुना। अफगानिस्तान ढाई उसके ढाई बाद गुना। है 2.5, हाँ। 2.5 गुना का अंतर। भारत भी है इसमें, लेकिन भारत पता है टोटल 1.2, वो 224 बिलियन डॉलर और भारत 1.2 बिलियन डॉलर, ये मदद है। तो इतना पैसा जो वो दे रखा है, ये अमेरिकी, यही बात समझनी होगी। अगर अमेरिका इस समय, ट्रंप खुद फंसे हुए हैं, इस समय अगर अमेरिका अपना खजाना खोल दे फिर से, तब तो इजराइल के लिए चांस है हेमंत भाई, मैं इसी बात को समझता, तब तो चांस है कि चलो सरवाइव कर पाएगा। जो इजराइल की मदद पर जो 224 बिलियन डॉलर मदद ले चुका है, इजराइल अमेरिका की मदद पर खड़ा है, वो रोज 6,000 सीधा सीधा, और टोटल जोड़ ले तो 9 से 10,000, 9 से 10,000 करोड़ रुपए रोज वो कितने दिन संभाल पाए, कितने दिन संभाल पाएगा? उसके पास नहीं है। ईरान, ईरान को तो युद्ध लड़ना होगा, वो हाफ रेट में, उसको कौन सा है, ना हर्रे ना फिटकरी लगना है, हाफ रेट में तेल देने लगेगा। तेल लेने के लिए उससे बैठे भी है, कितना भी अमेरिका प्रतिबंध लगा ले, चीन तो लेगा ना, चीन को तो नहीं रोक पाओगे ना, है? बिल्कुल ठीक चीन है। लेगा, उत्तर कोरिया लेगा, लेंगे। इजराइल क्या बेचेगा, क्या बेचेगा इजराइल? यही महत्वपूर्ण सवाल है। और इस समय अमेरिका में भी, अमेरिका का एक आज वो आया है, डाटा आया है, अमेरिका का जो डेटा आया है उसके मुताबिक 37 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा अमेरिका पे कर्ज हो चुका है। यस। 37 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 37 ट्रिलियन का कर्ज है। अमेरिका के लोग अब इस बात पर बड़े गंभीर हो चले हैं। इस समय अगर ट्रंप खजाना खोलेंगे, समझिए ये सब कैसे फंसा है मामला। इस समय अगर युद्ध में, युद्ध के नाम पर इजराइल को पैसा देंगे, तो वहां की जनता दौड़ा सकती है, कोई दौड़ा लेगी कि 37 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में हो, दूसरे क्यों लड़वा रहे हो पैसा बांट के। हेमंत भाई, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में क्या जो पाकिस्तान आसिम मुनीर का लंच हुआ है, ये सब का सब जो बयाना उल्टा हो गया ना युद्ध का, ये सब का सब अब पीछे से कि आगे कॉलर मेंटेन रहे, पीछे से कि यार चलो किसी तरह सीज फायर की तरफ बढ़ो, क्या यही अब है रास्ता? नहीं आशीष भाई, देखिए दोनों ही ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं लगातार। और ट्रंप जो है ना, जिस तरीके से आपने उनकी स्पीड देखी थी जब वो G8 से दौड़ के आए थे, और जिस हाँ, तरीके से दनादन दनादन ट्रुथ पे था, और भाई की हाँ, भाषा देखिए आप, राष्ट्र का राष्ट्रपति, दुनिया का दादा अमेरिका, उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि खामनेई की लाइफ को लेकर के ये, फलाह को ये लेकर के ये, उनको फिलहाल नहीं मारेंगे। ये राष्ट्रपतियों की भाषा होती है क्या? ये तो बाउंसर्स की भाषा होती है। और जिस तरीके का ऑफेंसिव पोस्टर दिखाया, सिचुएशन रूम में बैठ गए 80 मिनट तक, अब ये कर देंगे, और ट्वीट पे लिख रहे कि मेरे को नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, मुझे खुद को नहीं पता, 1 मिनट पहले मुझे पता लगेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो ऐसा बॉर्डर खड़ा किया था कि पता नहीं भौकाल आ जाएगा, पूरी दुनिया में भूचाल आ जाएगा, और ईरान को तो चुटकियों में निपटा देंगे। अब हालत ये है कि ईरान ईरान के खिलाफ इजराइल को, नेतन्याहू को प्रवोक तो कर दिया आपने, उसने पंगा भी ले लिया। 13 तक आज 8वां दिन है। आज इजराइल का कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर ईरान हिट नहीं कर रहा? कोई एक एरिया बताइए मुझे पूरे देश के अंदर जहां चाह रहे हैं एट विल वहां पे हिट कर रहे हैं। और अगर ये लड़ाई 10-12 दिन और चल गई और 50-40 मिसाइलें इसी तरीके, ज्यादा नहीं 50-40 मिसाइलें और वहां पे गिर गई, तो ईरान में आपको क्या दिखाई देगा और इसराइल में क्या दिखाई देगा? आपको खंडर ही खंडर दिखाई देंगे, छोटा देश है। इसीलिए उन्होंने कल क्या किया कि उन्होंने वहां पर किसी भी तरह की मिसाइलों पे जो भी हमले हो रहे हैं, उसके किसी भी टीवी या ऑडियो विजुअल का उस पर बैन लगा दिया, उसके प्रसारण पर। तो पूरे का पूरा बैन लगा दिया। ऐसी सूरत में आप दुनिया से तो बचा लोगे, लेकिन जो आपके नागरिक हैं, जो अभी तक दूसरे देशों का तमाशा देखते थे कि आज ये कराए नेतन्याहू, कल वो कराए नेतन्याहू, अब उनकी हालत यह है कि लाखों लोग बंकरों में बैठे हैं, लाखों लोग मेट्रो स्टेशन में गुजारा कर रहे हैं। दूसरे देश वालों को वहां ना तो बंकर में घुसने दे रहे, ना वहां मेट्रो स्टेशन में घूमने दे रहे। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से वो हो रहा है, सड़कों पर कोई निकल नहीं पा रहा है। तो इजराइल छोटा देश है, पूरे का पूरा देश स्टैंड स्टिल पे आ गया है, ठहर के रह गए। ये कितने दिन झेल पाएंगे नेतन्याहू? भाई अमेरिका का बयान आपने ले लिया, सुपारी ले ली कि ईरान को हम निपटा देंगे। ईरान को तो निपटा पाए पता नहीं, लेकिन आपने इजराइल को निपटाने का ठेका जरूर ले लिया है। अगर ट्रंप नहीं आए, अगर ट्रंप नहीं आए तो इसको लेमन की भाषा में समझिए,
अगर ट्रंप नहीं आते हैं तो इजराइल को तो अपनी सीमाओं का पता है ना, ट्रंप उनको कुछ भी दे ले, लेकिन जो इजराइल का नुकसान होगा उसका क्या करोगे आप? जो फेस लॉस होगा उसका क्या होगा? जो क्रेडिबिलिटी लॉस हो जाएगा। इजराइल अब तक क्या था? इजराइल तो अपनी दबंगई के खेल पे तो चलता था पूरी दुनिया में। हाँ भाई आप समझिए बात को, आप बहुत बड़े बदमाश हैं अपने इलाके के, बहुत बड़े बदमाश। मेरे जैसा एक राह चलता हुआ आदमी आया और 2 लगा के चला गया, 2 ही। उसके बाद आप मेरा कुछ भी कर दीजिए, आपका क्या होगा? आपका तो मेन प्रोफेशन बदमाशी का था। हाँ तो इजराइल का जो मिडिल ईस्ट के अंदर पूरा रोल था वो तो पूरे का पूरा खुल गया ना, कि सबको पता लग गया कि ईरान जब इनको नाकोच ने चबा सकता है 8 दिन में, तो कोई भी पंगा लेने की स्थिति में आ जाएगा ना। वो जो कहते हैं ना अपनी देसी भाषा के अंदर, कि रास्ता मिल जाएगा लोगों को कि ये राह है, इस तरीके से इजराइल को निपटा सकते हो आप। तो इजराइल के लिए आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ मुसीबत आई। ट्रंप को नोबेल पुरस्कार चाहिए, इसलिए मुनीर को रोटी खिला रहा है, मोदी को बुला रहे हैं। भाई यार, किसी राष्ट्राध्यक्ष को आप ये कह रहे हो कि यार आशीष भाई आप नोएडा से निकल रहे हो, जरा आ जाओ मेरे पास, जरा दिल्ली में चाय पीते हैं, ये कोई तरीका है? लेकिन उसकी गलतफहमी, वो भी ट्रैप था इनका। वो ट्रैप था कि ये दोनों को खड़ा कर लो और फिर कहो कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। वो तो पता नहीं किस तरीके से गुड सेंस प्रिवेल्ड और मोदी नहीं गए। अदरवाइज तो आपको पता है जब 20 जनवरी को ट्रंप के इनॉग्रेशन हुआ था, जयशंकर बाबा कितने व्यस्त थे कि भाई किस तरीके से इन्विटेशन मिल जाए, नहीं मिला। 12-13 को जुगाड़ करके वहां गए, 12-13 फरवरी को। वहां फिर ट्रंप ने जो किया ट्रेड डील को लेकर, वो सारी दुनिया ने देखा वो। तो ये तो गुड सेंस प्रिवेल्ड। लेकिन जो ओवरऑल आज मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, इसलिए मैं कहता हूं अनाड़ी शासक से हमेशा बचो। नेतन्याहू को यह बहुत बड़ी गलतफहमी होगी थी कि वो हमास के साथ पंगे लेके, हिजबुल्ला के साथ पंगे लेकर के, सीरिया से झगड़ा करके वो बहुत बड़ा दादा हो गया। लेकिन ईरान ने जो उसके साथ किया है वो एक आईना दिखाने का काम किया है। और पूरी इजराइल की जनता, देखिए ईरान की जनता का कोई कसूर नहीं है, ईरान की जनता कट्टरपंथियों का शासन झेल रही है, वहां भी तमाम तरह के प्रतिबंध है। ऐसे ही इजराइल को लगातार जब से नेतन्याहू आए हैं लगातार लड़ाइयों में बिजी रखा है, लगातार आप देख रहे हो। तो कभी शांति से चैन से तो बैठ नहीं दिया। अभी तक वहां की जनता इस बात को रिलीज करती थी कि देखिए आज हमने वहां ठोक दिया, आज उसको कर दिया, आज हमने उसको कर दिया। पहली बार आज खुद पे आ पड़ी है, अब क्या करोगे आप? तो जो आपको सीन फिलिस्तीन में दिखते थे, आज इजराइल के कई हिस्सों में वैसे ही सीन दिखते हैं आपको, डिस्ट्रक्शन के, बिल्डिंगों के, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के, सड़कें टूट गई हैं, पोर्ट्स के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो इजराइल ने पहली बार ये स्वाद चखा है। अब आपको पूरे देश की पॉलिसी को यह समझना पड़ेगा कि क्या आप अमेरिका के टूल बनकर ही अपनी बदमाशी चलाओगे, या अपनी कोई इंडिपेंडेंट सॉवरन फॉरेन पॉलिसी होगी। सभी पड़ोसियों से तो उसका पंगा है। इजराइल का अपने पड़ोस के किस देश से, अरब में या गल्फ के अंदर, किसके साथ दोस्ती है बता दीजिए। जो भी चीजें हैं वो सारी अमेरिका की केयर ऑफ है, अपना तो कुछ भी नहीं, बदमाशी भी उन्हीं के साथ है। अगर अमेरिका नहीं आया फिर सोचा आपने इजराइल का क्या होगा? केवल ये सोचने की बात। इसी पर आखिरी सवाल है। देखिए इजराइल से तो बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज भी खुश नहीं है, कोई भी यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं खुश है, एक अमेरिका ही है। बाकी आप समझ लीजिए कि अगर अमेरिका हट गया और ये इजराइल, कोई दुनिया में सोचे कि फ्रांस आएगा, जर्मनी, इजराइल के लिए नहीं आएगा। वो अगर प्रस्ताव अगर साइन करना हो तो भले कर दें। क्या ये सवाल आखिरी, क्या असेसमेंट में गलती हुई? जो ये दोनों, इजराइल और अमेरिका, इन दोनों के असेसमेंट में गलती हुई, क्यों? ये सवाल है। दरअसल सीरिया, आपने कहा, इनका एक था कि दादागिरी की किसी को भी कर दो, चलो आज हमास है कल सीरिया है। सीरिया वो देश था जो अपने मतलब सिविल वॉर में उलझा हुआ देश था। वहां सत्ता के खिलाफ वहीं के विद्रोही गुट है, तमाम युद्ध चल रहे थे। तो जो खुद, जिसके घर में खुद लड़ाई हो, उसमें तो किसी भी भाई फोड़ लो, किसी जाओ तो थप्पड़ मार के आ जाओ, उस खुद लड़ रहे थे। बाकी जो हमास है, हमास गजा जो है, आज बड़ा उसको तुलनात्मक रूप से मैं देख रहा था इस पे चर्चा में लाने के लिए, कि इजराइल के लिए जैसे गजा है ना, वैसे ही ईरान के लिए इजराइल हो गया। ये मैं दूसरे हिसाब से कर रहा हूं, एरिया के हिसाब से, कि गजा कितना भी हमास उछल कूद मचा ले, गजा तो 20 किलोमीटर की पट्टी है ना, 20-22 किलोमीटर की पट्टी है ना। तो लोग कहते हैं ना कि तबाही मचा दी गजा में। क्या होता है, ये एक प्रचार है, ये मेरे अपनी राय बता रहा हूं इसी पर आपसे, प्रचार है
वो 20 किलोमीटर की पट्टी पे आपने 50-100 बम गिरा दिए, मिसाइलें गिरा दी, वो अपने आप वो हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। अब ईरान और इजराइल में यही चीज मुझे लग रहा है कि पलट गया मामला। गजा वाले जगह पे इजराइल आ गया, ईरान का आप नुकसान भी कर दो, बड़ा नुकसान कर दो, तो ईरान का जो टोटल आकार है उस आकार में अनुपात उसका छोटा होगा, लेकिन उसके लिए तुम गजा पट्टी हो। वो अगर 400-600 मिसाइल दाग दिया और 200 मिसाइल सटीक, अगर 200 मिसाइल गिर गई, लैंड कर गई, तो फिर मिसाइलें मिलेगा इजराइल में, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, फिर जमीन नहीं मिलेगी, आदमी नहीं मिलेगा। ये क्या ये असेसमेंट में चूक हुई है क्या? नहीं आशीष भाई, ये ओवर कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस, जो बड़बोले शासक होते हैं ना, ट्रंप जैसे, जिनको अपनी समझ है नहीं और कोई उनको समझा नहीं सकता, क्योंकि कंसंट्रेशन स्पैन है ही नहीं ट्रंप का। कोई भी व्यक्ति ट्रंप के साथ कितने सेकंड बात कर सकता है? मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, सेकंड की। तो 10 सेकंड से पहले तो जवाब देने पे आ जाते हैं, सवाल तो सुनते ही नहीं। तो उनको कौन ब्रीफ करेगा? जबकि गवर्नेंस जो है, इट्स ए वेरी सीरियस बिजनेस। जब तक आप किसी प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, फिर उसको क्रिटिकल, उसके सारे पहलुओं को देखोगे नहीं, उसका एनालिसिस नहीं होगा, और उसके बाद आप एक कार्रवाई पे पहुंचोगे। एक तो ये तरीका है जो वैज्ञानिक तरीका है, पूरी दुनिया में चलता है। और एक ट्रंप है जो मुंह से मिसाइल मार के कुछ भी कर देता है। मुंह से मिसाइल चलती है, आज उसका ये कर देंगे, आज उसका वो कर देंगे, फला का ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा, कभी देखा, ऑल दैट काइंड ऑफ नॉनसेंस एंड रबिश। ये राष्ट्राध्यक्ष की भाषा है ही नहीं। ये तो जो गली के जो तमाम जो होते हैं, आपने देखे हैं जितने भी, उस टाइप के लोगों की भाषा है, चाहे वो नेतन्याहू की। आप मुझे बताइए, दुनिया में तमाम तरह के युद्ध हुए हैं, पूरी दुनिया में हुए हैं, इतिहास में भी हुए। किसी ने किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ये कहा कि उसको मार देंगे? किसी युद्ध में कहा गया हो? ये केवल ये दो भाई आए हैं, नेतन्याहू और ट्रंप, कि ये कर देंगे और वो कर देंगे। एक कह रहा मार देंगे, एक कहता अभी नहीं मारेंगे। बेसिकली ये आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि ये इसका पूरी सिचुएशन जो थी, ईरान की क्या ताकत है, आपकी क्या ताकत है, उसको कैसे करोगे, उनके क्या प्लस पॉइंट है, आपकी क्या माइनस पॉइंट है, उन सबको मिला करके इस तरह की तैयारी डिसाइड होती। आपने एक बेसिक कंपेयर करने की कोशिश की कि फिलिस्तीन जो हमास के साथ किया और इजराइल ने किया। एक बेसिक फर्क समझना पड़ेगा कि फिलिस्तीन के पास या हमास के पास कोई सेना नहीं थी। हमास एक आतंकी संगठन है। हाँ, वो हाँ, रिटेलिएट, कोई ट्रेंड सेना चाहिए ना भाई। कोई देश को, इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के पास तो सेना होती है, सेना ट्रेंड होती है, सेना के पास तमाम सिस्टम्स होते हैं, ऑफेंस के भी होते हैं, डिफेंस के भी होते हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं था। फिलिस्तीन के अंदर जो आम जनता बैठी थी, बेचारे फिलिस्तीनी जितने भी लोग थे, वो तो सिटिंग डक्स थे। उसमें कुछ भी मार दो वही लगेगा। उनके पास कोई हाँ, एयर डिफेंस थोड़ी, ना कोई हाँ, ऑफेंस। हाँ, लेकिन हाँ, यहां उल्टा है शीश भाई, कि आपको जो बहुत ज्यादा घमंड था ना, जिसकी गलतफहमी के शिकार थे आप, आपको घमंड था अपने आयरन डोम, अमेरिकन थर्ड मिसाइल सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को लेकर के। ये हमारे यहाँ तो कोई मिसाइल आएगी नहीं। भाई जिससे तुम झगड़ा कर रहे थे वो अभी तक हमास और हिजबुल्ला थे, जो रॉकेट लॉन्चरों से हमला करते हैं। ये ईरान है, इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, इनके पास सुपरसोनिक मिसाइल है, इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल है। वो तुम्हारे जो सिस्टम थे वो थक गए अब। ये समझना पड़े, ये बेसिक फर्क है। जब आप फिलिस्तीन की तुलना आप कैसे करोगे ईरान से? ईरान इज ए सॉवरेन कंट्री, उनके पास सारी की सारी हाई एंड टॉप एंडेड की मिसाइल है, सारी की सारी। उस पे आप बेसिकली, ईरान के पास हो सकता है अमेरिका जितना एडवांस वेपनरी नहीं, ये तो सच है। लेकिन इजराइल को जब भी आप दे भी दोगे तो भी इजराइल को फिक्स करने का सामान तो है ना उनके पास, और वो दिखा रहे लगातार। तो ये उस कंपैरिजन में नहीं कर सकते आप फिलिस्तीन के साथ, क्योंकि वहां कोई सेना नहीं थी। यहां दो ट्रेंड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड सेनाएं हैं, थॉरली ट्रेंड। और उसमें जो इजराइल के पास जो एडवांटेज नहीं है वो है एरिया की। बहुत छोटा देश। आपने ठीक कहा, अगर वहां 50-40 मिसाइलें गिर गई तो इजराइल को ढूंढोगे कहां? समस्या ये है ना। और ईरान पे आप कितने ही मारते रहो, फिर भी ईरान दिख जाएगा आपको, इजराइल तहस नहस हो जाएगा। तो किसी और के दम पर, किसी दूसरे देश पर हमला करने से पहले, और वो भी ईरान जैसे देश पे जिसका 86 साल का बुजुर्ग हेड ऑफ स्टेट खामनेई ये कह रहा है कि इनको एक एक उसका हिसाब देना पड़ेगा जाति का। ये आज का बयान है उनका कि जितने भी ये जियोनिस्ट है इनको एक एक उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए उनकी विल पावर क्या है। और ईरान के जो लोग हैं वो हिस्टोरिकली कभी भी लड़ने से नहीं डरेंगे, और हाँ, इजराइल कभी नहीं लड़ने से डरेगा, ऐतिहासिक तौर पर सदियों से। हाँ, और
इजराइल की बदमाशी केवल और केवल अमेरिका के दम पर। हाँ। अमेरिका में ट्रंप जैसा सनकी आ गया, उसने यूक्रेन को निपटवा दिया, यूक्रेन की सारी तो जितने भी मिनरल थे उन पर कब्जा कर लिया डील के नाम पर। यहां उसका खेल था कि लड़ेगा इजराइल और जो अपने क्या नाम कच्चे तेल और उस सारे पे कंट्रोल कर लेना तुम। यही तो करते हैं, इराक का जो हाल किया, तमाम देशों का जो हाल किया, वही तो करते हैं। लेकिन इस बार आपने ठीक कहा, ये कंप्लीटली मिसकैलकुलेट हो गया। अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया, उनको अंडर एस्टिमेट कर लिया, उनकी विल पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया। ट्रंप को तो ये लगता था कि मैं तो 2 ट्वीट लिखूंगा, ईरान घुस जाएगा। हाँ अब बिल्कुल। समस्या होगी, खामनेई ने जिन तेवरों के साथ जवाब दे दिया तो ट्रंप खुद दुबके हुए, वो हाँ। बाहर नहीं आ पा रहे। अमेरिका की जो व्हाइट हाउस की चीफ स्पोक्स पर्सन है, सोचिए आप, लेविट, हाँ। वो ये कह रही है कि अगर ईरान के खामनेई ये कह दें कि आप परमाणु बम बना लो तो वो कुछ हफ्तों में बढ़ा सकता है, इस कैपेसिटी तक पहुंच गए। आईएईए ये कह रही है कि नहीं नहीं, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। सोचिए आप, ट्रंप तो दिन में रोज 2 बार मीडिया के सामने आते हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा ये कि खामनेई के हाथ में परमाणु बम की यस करना। तो खेल को समझिए आप, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे। ये इजराइल की भी स्थिति है और ये ट्रंप की भी स्थिति है। इस बार इजराइल की बदमाशी बहुत बुरे तरीके से निकल चुकी है और निकलने वाली है। और इसकी जो कॉस्ट होगी ना, इसकी जो इस युद्ध का जो इस मिसएडवेंचर कहिए आप इसको, ये मिसएडवेंचर, इसकी कॉस्ट आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी इजराइल की। वो हर उस तरीके से, शिक्षा के क्षेत्र में, आधारभूत ढांचे के, स्वास्थ्य के, हर चीज के अंदर। भाई अमेरिका के पिछलुगू बन करके आप यहीं तक पहुंच सकते थे जहां तक आप पहुंचे हो। इससे आगे जो रास्ता है वो या तो सेल्फ डिपेंडेंस का है, या अपनी जो भी नीतियां हैं, विदेश नीति है, पड़ोसियों के साथ जो आपका व्यवहार है, उस सब को लेकर के नए सिरे से रीथिंक करना पड़ेगा इजराइल को। वरना उसका सर्वाइवल खतरे में है, मैं ये बता रहा हूं आपको, उसका अस्तित्व खतरे में है आने वाले से, क्योंकि उसने किसी को बख्शा ही नहीं पड़ोस में, सबसे पंगा हाँ, है। कोई नहीं, कोई साथ। आज आप फेंक देता है, कल मेरे ऊपर फेंक देता है, परसों किसी और पे फेंक देता है। वो सारा है एजेंडा, सारा अमेरिका का है कि मिडिल ईस्ट को हमेशा डिस्टर्ब रखना है। क्यों? क्योंकि वहां पे तेल का खेल है। तो उस तेल के खेल में इजराइल को ना निपटवा दे ट्रंप, मुझे खतरा इसी बात का। बिल्कुल। और कुल मिला के पहली बार ये आर्थिक स्थिति और दोनों युद्ध की स्थिति दोनों को मिलाए, पहली बार ट्रंप, अब तक वो ट्रंप जो मुंह से मिसाइल चलाते हैं वो डरे नजर आ रहे हैं। जो अभी कहा ना हेमंत जी ने कि 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, उसके कई एग्जाम्पल्स हैं। बस अब फिनिश हम खत्म करते हैं 1 मिनट में। कई एग्जाम्पल्स हैं। कल सिचुएशन रूम की मीटिंग में जो बंकर बस्टर हैं उस पर डिस्कस हुआ, जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आई हैं कि डिस्कस हुआ कि वो इस्तेमाल किया जाए। वहां पर किसी सलाहकार ने कहा कि ये बंकर बस्टर जो फोर्डो है वहां काम नहीं करेगा, हाथ पांव फूल गए। उसके बाद चर्चा में आया कि उसको गिराने के लिए आपको डियोगो गार्सिया वाला सैन्य बेस इस्तेमाल करना पड़ेगा, वहीं से आपको B2 उड़ाना पड़ेगा। वो ब्रिटेन का स्वामित्व है उस पर, बिना ब्रिटेन के आप परमिशन के नहीं, उन बेस है इनका, लेकिन स्वामित्व डियोगो गार्सिया का ब्रिटेन के पास है। और यही स्टारमर 2003 में हमें इराक वाले मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ खड़े हुए थे, दोनों के रुख के खिलाफ। तो बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं। और जो इजराइल की स्थिति है ना, जो हालात भांपने में गलती हुई, जो बात आई हमास और हूती वो रॉकेट लॉन्चर से चलाते हैं, एक बहुत मोटा मोटा 30 सेकंड बताएं फर्क क्या है। पहले दिवाली में पेप्सी के बोतल में रॉकेट उड़ाया करते थे, तो अब तक जो है पेप्सी के बोतल से उड़ने वाले रॉकेट को रोक करके इजराइल आयरन डोम आयरन डोम आयरन डोम माहौल बनाया हुआ। अब की दिवाली में 50 शॉट वाला आता है कि एक बार माचिस लगाओ, 50 शॉट ऊपर जाता है, नीचे तमाशा देखते रहो, 50 शॉट बम 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 बम, गिनती थक जाती है आदमी 50 तक गिनने। इजराइल के साथ जब गए तो ये नई वाली दिवाली होगी, ईरान के साथ नई दिवाली होगी। वो 50 शॉट वाला दाग रहा है। अब वो पेप्सी के बोतल से रॉकेट रोके थे ये। यही असेसमेंट में गलती है, अगर इसको समझे सीधा तो ये बड़ा फर्क है। इजाजत दीजिए हमें, हम 100 और लेकर के आएंगे अभी हेमंत जी के साथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ईरान इजराइल से थोड़ा बिहार आएंगे अभी हम थोड़ी देर में, तो इंतजार कीजिएगा, तुरंत लेकर के हम आते हैं वो कार्यक्रम में थोड़ी वक्त के बाद। ठीक है, धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।